हेलो स्टूडेंट, आज मैं मोमेंट्स चैप्टर नंबर 4 के इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स के समरी को बताने वाला हूँ और जो लिया गया है ए.के. रामानुजन के फॉल्क टेल्स फ्रॉम इंडिया से लिया गया है। इस समरी को देख के ही आपको पता चल गया होगा कि हम ऐसे एक राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मूर्खों का राज्य है। और मूर्खों के राज्य में मूर्ख कौन कौन सी घटनाएं करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और मूर्खों का कार्य कुछ अजीबोगरीब होता है। इस घटनाओं को हम लोग क्या करेंगे, इसी में अध्ययन करेंगे। इसमें मैं आपको इसके पहले बता दूं कि यदि आप मैथ और साइंस के स्टूडेंट हैं और आप वीडियोज को नहीं देखे हुए इस चैनल पे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। चलते हैं इसके समझ पे। कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसे राज्य से जहाँ की प्रजा के साथ साथ राजा और मंत्री भी पूरी तरह मूर्ख हैं, जो ये सोचते हैं कि हम लोग अपने राज्य में एक ऐसा यूनिक कार्य करेंगे जो कि किसी भी राज्य में ना हुआ। और सोचिए मूर्ख कितनी अच्छी बात सोचते हैं कि ऐसा कार्य करेंगे जो कि किसी के राज्य में हुआ ही ना। अब वह नियम बनाता है कि मैं दिन को रात और रात को दिन बना दूंगा। आप सोचिए दिन को रात और रात को दिन कोई कैसे बना पाएगा। तो वह क्या करता है, नियम बनाता है कि दिन में सब कोई सोएंगे और रात में सभी कार्य करेंगे। अब लोग तो नहीं मानना चाहते हैं, फिर भी अब राजा का आदेश होता है कि यदि जो इस नियम को नहीं फॉलो करेगा उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अब राज्य तंत्र में यही है कि यदि जो राजा कहेगा वही करना है, अन्यथा नहीं होगा, ऐसा मृत्यु दंड मिलेगी। और प्रजातंत्र जो कि हमारा भारत देश प्रजातंत्र में है इस समय, तो प्रजातंत्र में ऐसा नहीं है, जो प्रजा चाहती है वही होता है। प्रजा एक बार किसी को चुनेगी, उसके बाद क्या करेगी कि वह सत्ता पे बैठेगा। यदि ऐसा ना होगा तो 5 साल में उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इस प्रकार करके लोग उसे मान जाते हैं। अब दो लोग इस राज्य में आते हैं, एक गुरुजी और एक उनके शिष्य। अब गुरुजी थोड़े से पारदर्शी होते हैं, जो कि भविष्य की बातें, पास्ट की बातें सभी देखते हैं। उनका जो शिष्य होता है थोड़ा सा खाने में, थोड़ा सा क्या मैं बताऊं आपको कि खाने में बड़ा तेज लड़का होता है। जो भी मिल जाए उसको, फ्री में कुछ भी मिल जाए या कम पैसे मिल जाए, खाने में तो फिर भी हो जाता है। अब दोनों लोग राज्य में घूमना स्टार्ट करते हैं, तो दिन के समय राज्य में कोई दिखाई नहीं देता है। यहाँ तक कि जो जानवर वहां पे होते हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, आराम से सोए रहते हैं, क्योंकि उनको भी एक आदत बना दी गई रहती है कि आराम से सोए रहना। अब ये दोनों लोग आराम से उस राज्य में घूमते हैं। जब तक शाम नहीं हो जाता है तो तब तक सभी लोग सोए रहते हैं। जैसे रात होने वाला होता है, सभी लोग जल्दी जल्दी उठते हैं और दुकानें और अपना कार्य, मतलब कि उस राज्य में हलचल चालू हो जाती है। अब ये लोग देख के बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। फिर दुकानें खुलती है, दोनों खाते हैं लोग। अब उस राज्य में एक सबसे बड़ी बात होती है कि एक वहां पे चलता है डुडू। अब एक डुडू में चाहे आप एक केला लीजिए, चाहे एक दर्जन केला लीजिए, चाहे कितना भी कुछ भी ले लीजिए, एक डुडू ही देना। अब ये बात गुरु जी को बड़ा अजीब लगता है कि ये मूर्खों का लग रहा है राज्य है, और यदि हम यहाँ पे रहेंगे तो हमको क्या हो सकता है कि कोई आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उनका जो शिष्य है उसको बड़ा मजा आता है, क्योंकि भर पेट का खाना उसे एक डुडू में ही मिल जाएगा। अब गुरु जी वहां से जाने के लिए कहते हैं तो शिष्य राजी नहीं होता है, क्योंकि उसको खाना खाना होता है और आए पूरा पेट भर के खाना होता है। तो फिर क्या करते हैं कि गुरु जी वहां से चले जाते हैं और उनका जो शिष्य होता है वह वहीं रुक जाता है खाने के लिए। गुरु जी के जैसे जाने के बाद शिष्य इतना ज्यादा खा लेता है कि पूरा मोटा तगड़ा और पूरी तरह मोटा हो जाता है। अब इसके बाद इस कहानी को दूसरे तरफ लेके गया है कि हुआ क्या है कि अब एक ऐसा चोर है जो कि दिन के पूरी कड़क के धूप में एक रिच मर्चेंट के घर में चोरी करता है। रिच मर्चेंट होता है और दिन के समय सबको सोना है। अब होता क्या, जैसे सेंध मार के और घर में घुसता है, उधर से निकलने के टाइम दीवार गिर जाती है और मर जाता है। अब वो चोर का जो भाई होता है राजा के पास आता है और कहता है कि महाराज हमें न्याय दीजिए, मेरा जो भाई है वो अपना पुराना जो धंधा है, कार्य है, उसी को कर रहा था और उसी में इस जो मर्चेंट ने एक ऐसी दीवार बनाई थी जिसे भाई के ऊपर गिरा और वो मर गया। राजा सोचता बात तो सही है, कोई अपना कार्य कर रहा है उसमें मर गया तो फिर तो सजा देनी चाहिए। अब सोचिए मूर्ख कितना मूर्ख है। अब वो इस टाइप से करके वो मंत्री को बुलाता है, मंत्री से कहता है कि भेजो उस मर्चेंट को बुला के लाओ। मर्चेंट आता है तो मर्चेंट कहता है कि महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जिस कारीगर ने बनाया है वो मजबूत नहीं बनाया है, कमजोर बना दिया है, तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। महाराज सोचते हैं बात तो सही है, क्योंकि इसमें तो इस मर्चेंट की कोई दोषी नहीं है।
पूरा दोष तो मजदूर का है। अब सोचिए ये कहानी कितनी लंबी जाती है। और एक बात का और ख्याल रखिएगा कि किसके बाद किसको बुलाया गया, किसने क्या कहा, आपको कमेंट भी करना होगा। कमेंट करिएगा, बताइएगा, बड़ा मजा आएगा इस कहानी में। इसके बाद उसने मर्चेंट को जाने दिया और उस कारीगर को बुलाया। कारीगर ने बहुत सोचने की बात कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जब तो दीवार को बना रहा था तो मेरा ध्यान वहां पे नहीं था। एक नर्तकी है जो कि गली में बार बार आ रही थी, जा रही थी, और उसके पैर के घुंघरू को सुन के मुझे बहुत दिक्कत हुआ और इसी वजह से मेरा ध्यान भटक गया। महाराज ने कहा बात तो सही है, नर्तकी की दिक्कत है, नर्तकी को बुलाया जाए। अब नर्तकी उस समय नौजवान हुआ करती थी, लेकिन इस समय क्या है कि बूढ़ी हो चुकी है। अब बूढ़ी औरत आती है और कहती है कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और बहुत सोचने के बाद नर्तकी कहती है कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती है नहीं, मैंने एक सुनार को अपना पायल बनाने के लिए दिया था और वह क्या कर रहा था कि बार बार समय पे समय दिए जा रहा था, डिले किए जा रहा था। इसी वजह से मैं क्या की कि गली में बार बार आई जाए, जिससे कि इस कारीगर का ध्यान भटका। अब इतना होने के बाद वह कारीगर जो था, जिसका दुकान था सुनार का, वह क्या हुआ कि जाके एक ऐसे जगह छिप गया अपने दुकान में कि वह कोई ढूंढे ना उसको। फिर भी सैनिक गया वो उसे पूरी तरह पकड़ के लेके आया। अब सुनार जो है बहुत ज्यादा सोचने के बाद फिर उसने कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक रिच मर्चेंट ने क्या किया था कि मुझे अपने घर की शादी के लिए एक गहना दिया हुआ था और उस गहने को मैं क्या किया कि डिले नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने इसके गहने को डिले किया, जिस वजह से इसे बार बार आना पड़ा। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट आती है कि वह रिच मर्चेंट कौन है, क्योंकि रिच मर्चेंट जो है उस समय की बात है, तब तो इस समय या तो मर गया होगा नहीं तो पूरी तरह बूढ़ा हो गया होगा। जैसे जाया जाता है रिच मर्चेंट को ढूंढने, पता चलता है कि जो रिच मर्चेंट है वह यही रिच मर्चेंट जिसकी दीवार गिरी हुई है उसी के पिताजी थे। अब पिताजी हैं तो फिर होता है कि तो मर चुके हैं, फिर सजा किसको दी जाएगी, फिर सजा किसको दी जाएगी, सोचिए मूर्ख सोचते कैसे हैं। फिर उस मूर्ख राजा ने कहा जितनी भी धन है दौलत है वह सब तुम खा रहे हो, इसलिए फांसी पे तुमको चढ़ाई जाएगी। अब वो जो रिच मर्चेंट है बड़ा सोचता है, बड़ा चिल्लाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। राजा आदेश देता है कि सूली तैयार की जाए और उसको सूली पे चढ़ाई जाए। सूली जैसे ही तैयार की जाती है, पता चलता है कि जो सूली है वो उस व्यक्ति की अपेक्षा बहुत मोटी है, क्योंकि व्यक्ति बहुत पतला था। तो इस वजह से राजा ने कहा कि अब यहाँ तो न्याय के लिए किसी न किसी को फांसी तो देनी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि कहा कि जाओ राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाओ जो कि क्या हो बहुत मोटा हो। अब आते हैं ये शिष्य के तरफ, शिष्य अपने खा पी के खूब मोटे तगड़े हुए रहते हैं। अब इसी बीच में शिष्य को पकड़ के लेके चले जाते हैं लोग। अब शिष्य अपने बहुत परेशान, बहुत बार बार होने के बावजूद भी उनको जब नहीं छोड़ा जाता है तो वो अपने गुरु जी को याद करते हैं। और गुरु जी एक दूरदर्शी होते हैं, जो दूरदर्शी होने के साथ साथ भविष्य की बातें और पास्ट की बातें भी उनको समझ में आ जाती है। अब होता क्या है कि जैसे गुरु जी को ये बात पता चलती है, स्वप्न देखते हैं, वह क्या हो जाते हैं, आते हैं और वहां आने के बाद अपने शिष्य के कान में कुछ कहते हैं और फिर चले जाते हैं राजा के पास और बोलते हैं कि महाराज फांसी पहले मुझे चढ़ाई जाए। राजा पूछते हैं क्यों, तो कहते हैं कि बताइए गुरु महान होता है या शिष्य महान होता है। कहते हैं कि गुरु महान होता है। फिर कहते हैं फिर पहले मुझे चढ़ाई जाए फिर मेरे शिष्य को चढ़ाई जाएगी फांसी पे। अब इतना होने के बाद राजा का दिमाग थोड़ा सा खटक जाता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरु जी, इतने दूरदर्शी होने के बावजूद गुरु जी को क्यों रहे हैं ऐसा। फिर वो गुरु जी से पूछते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि एक शर्त पे मैं बताऊंगा कि यदि आप मुझे पहले फांसी पे चढ़ाएंगे तो राजा तैयार हो जाते हैं। इसके बाद ले जाके सैनिकों से दूर, सभी से दूर ले जाके और उनके कान में कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को घूम चुका हूँ। और सोचिए मुल्क को कैसे मुल्क बनाना है, मैं पूरी दुनिया को घूम चुका हूँ और उसके बाद मैंने ऐसा राज्य कहीं देखा हुआ नहीं है, ऐसे मंत्री ऐसे राजा मैंने नहीं देखा है। और जो ये सूली है ना, वो साक्षात ईश्वर की सूली है। यदि जो इस पे पहले चढ़ेगा वह इस राज्य का सबसे पहला राजा बनेगा और जो दूसरे नंबर पे चढ़ेगा वह इस राज्य का मंत्री बनेगा। राजा सोचता है कि मेरे रहते हुए इस राज्य का राजा कौन बन सकता है। वो मंत्री के साथ एक बैठक बैठाता है और फिर दोनों बैठक के बाद क्या करते हैं कि दोनों उस जल्लाद को आदेश देते हैं कि रात के अंधेरे में
दो लोगों को भेजा जाएगा, उन्हें फांसी पे चढ़ा देना, वही असली मुजरिम होंगे। ये दोनों क्या करते हैं, गुरु और शिष्य को उस कारावास से निकालते हैं और खुद जाके और दोषी के रूप में दोनों जाते हैं। जैसे के मुताबिक कि जल्लाद को आदेश दिया गया रहता है, जल्लाद उन्हें सूली पे चढ़ाता है और जैसे ही इन दोनों के लाशों को चील कौओं को खिलाने के लिए फेंका जाता है तो पता चलता है कि एक राजा एक मंत्री है और पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है कि अब कौन राज्य करेगा, कौन मंत्री होगा, कौन राजा होगा। और इस तरह करके तब तक ये दोनों गुरु और शिष्य बस यहाँ से निकलने की तैयारी में होते हैं, बस जल्दी भाग जाए नहीं तो कुछ और तो घटना हो ही जाना है। इस तरह करके जैसे भी भगने पे होते हैं तब तक सभी लोग उनको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि महाराज जी राजा बन जाए और वो उनका शिष्य मंत्री बन जाए। इससे तो बहुत जल्दी मान जाते हैं, लेकिन हमारे महाराज जी जो गुरु जी हैं वो जल्दी मानते नहीं है। बहुत कहने समझाने के बाद गुरु जी इस बात पे मानते हैं कि जो भी नियम बने हुए हैं सभी नियम को हटाए जाएंगे और जो भी मैं नया नियम बनाऊंगा उन सबको माने जाएंगे, तब मैं जाके राजा बनूंगा। अब इस बात को सभी लोग मान जाते हैं और ये कहानी क्या हो जाती है कि यहीं पे खत्म हो जाती है। आप मुझे बताएंगे कि आपने इसी के जैसे एक कहानी को अंधेर नगरी अनबुझ राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा के नाम पे एक कहानी दी हुई थी क्लास 7 की हिंदी के बुक में, उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यदि पढ़ा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं, यदि नहीं पढ़ा है तो कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीट यू अगेन विद न्यू चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।